हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। हमने आपको केमिस्ट्री के कई वीडियो दिए हैं। प्लीज़ आप उन वीडियो को स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से देखिए, ठीक है। ये वीडियो भी कंटिन्यूएशन है उसका आगे। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो जो होंगे आपके पास एकदम आ जाएंगे, ठीक। देखिए, एक्सप्लेन फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। हमने एक वीडियो में आपको देखा होगा रदरफोर्ड मॉडल। हाँ, एक बात ध्यान रखना आप, ये हमारे जो है क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग वीडियो नहीं है, ये 11th क्लास की केमिस्ट्री की कोचिंग है। पूरी आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं कराया है, सेकंड चैप्टर से करा रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर में कुछ पोर्शन, बाद का आधा पोर्शन आपके काम का है, 11th के काम का, वो हम अभी बाद में कराएंगे। अभी पहले हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कुछ चैप्टर खींचने के बाद फिर कराएंगे फर्स्ट का वो पोर्शन, ठीक है ना। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आपको पूरी कोचिंग 11th की पूरे एनुअल एग्जाम तक की कराएंगे। इसमें सब न्यूमेरिकल्स, थ्योरी सब यहीं पर आ जाएगी। कोई किसी प्रकार की बुक आपने नहीं खरीदनी है, ठीक है। इसके अंदर एक रजिस्टर बना करके उसमें क्वेश्चन आंसर ढंग से करके नोट्स लिखने हैं। एक्सप्लेन फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर बताना है। एक वीडियो के अंदर हमने आपको रदरफोर्ड का बताया था मॉडल। आप उस समय सोच रहे होंगे कि इसके फेलियर नहीं बताए या इसके लिमिटेशन नहीं बताए, क्योंकि जो है अभी अभी हमने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो बताया, लाइन स्पेक्ट्रम। उसके बिना आपको समझ नहीं आता, और वहां पर जब बताया था तो आता ही नहीं आपको, तो इसलिए अब होगा ये कुछ फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। एग्जाम में इकट्ठा आएगा, गिव द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। एक ही बात है, दोनों एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहला कह रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल ना एटम की स्टेबिलिटी को बताने में फेल हो गया। पहले हम आपको ऐसे समझा दें कि मतलब क्या कहना चाहता है ये, स्टेबिलिटी को बताने में फेल हो गया का क्या मतलब है। देखिए, क्या बताया गया था कि एटम के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये बताया था इसने रदरफोर्ड ने, ठीक है। जब ऐसा इसने बताया कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है रेगुलरली रिवॉल्व कर रहा है, जब रेगुलरली रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी क्या होगी, उसकी धीरे धीरे करके कम होगी, रेडिएट करेगा वो एनर्जी। जब एनर्जी कम होती जाएगी तो उसकी जो रेडियस है, रेडियस वो भी कम होती जाएगी। भाई जब एनर्जी कम होगी किसी की तो वो क्या होगा, रेडियस कम होती जाएगी, यानी न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। और जब न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम जो है खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जब उससे ये बात कही गई, उससे कही गई रदरफोर्ड से कि भाई ऐसा होगा, तो वो चुप खड़ा देखता रहा, इस बात का आंसर नहीं दे पाया। जब इसका आंसर नहीं दे पाया तो उसकी ये कमी बन गई। कमी का मतलब लिमिटेशन, ठीक है, फेल हो गया, फेलियर होने का पॉइंट बन गया ये उसका, कि भाई आंसर क्यों नहीं दे पा रहे आप इसका। दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बताया फिर, ठीक है, इसका रीजन। उसने ये कहा, बोर नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये बताया, बोर ने, कि वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये नहीं कि मतलब वो पास आते जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, पास नहीं आ सकते न्यूक्लियस के। ये बोर ने बताया बाद में। फिलहाल तो आपको ये पढ़ना है क्या पॉइंट है फेल होने का। इन रदरफोर्ड मॉडल इट इज गिवन दैट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉनों से घिरी हुई है, सराउंडेड का मतलब घिरी हुई है, विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल, वह इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो दे इमिट रेडिएशन, इसका मतलब वे रेडिएशन निकालेंगे, यानी एनर्जी निकालेंगे। भाई आप भी अगर कहीं पर घूमोगे, मान लो किसी उसमें वो लगाओगे चक्कर, तो सांस एनर्जी आपकी वो होती है, नहीं होती है, धीरे धीरे डिके होती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो क्या करेंगे, रेडिएशन निकालेंगे, इसका मतलब एनर्जी निकालेंगे कंटिन्यूअसली, लगातार। एज ए रिजल्ट जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे। एंड बाई अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, हमेशा अपनी ओर खींचती है, प्लस होता है ना न्यूक्लियस के पास चार्ज। बाई द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस दे विल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वे न्यूक्लियस के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे।
एंड फाइनली दे फॉल इन द न्यूक्लियस, वे न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, ठीक है। दिस मीन्स एटम विल कोलैप्स, इससे एटम कोलैप्स हो जाएगा, मतलब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा एटम का। बट एक्चुअली एटम इज स्टेबल, लेकिन एटम तो स्टेबल है, जैसा है वैसे रहता है। तो उससे पूछा गया कि भाई क्या चक्करबाजी है, वो बता नहीं पाया। दस रदरफोर्ड मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबल क्यों है, ये कैसे है, उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया रदरफोर्ड। अगला देखें, रदरफोर्ड मॉडल ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब आया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फिगर बनाया, तो स्पेक्ट्रम के बाद उसमें जो है कई ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फिगर में लाइन आ रही थी, लाइन, और उनके बीच बीच में बैंड भी थे। तो इसने तो ये बताया था रदरफोर्ड ने, कंटिन्यूअस होता है स्पेक्ट्रम, लगातार होती है लाइन, लेकिन इसके स्पेक्ट्रम में लाइन जो थी वो गैप से थी, उसके बीच में ब्लैक कलर के बैंड भी आ रहे थे। तो उस चीज को, किसी चीज को एक्सप्लेन ना कर पाया ये लाइन स्पेक्ट्रम को कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, तो इसलिए फेल हो गया। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार होता है, लगातार लाइन। बट प्रैक्टिकली स्पेक्ट्रम वाज लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहता था लाइन स्पेक्ट्रम था। लाइन स्पेक्ट्रम विद, यहाँ पे एक बात और लिख दीजिए आप, विद डार्क बैंड्स, विद डार्क, अलग से लिख देते हैं, इधर को लिख देते हैं, विद डार्क बैंड्स, डार्क बैंड्स, डार्क बैंड्स भी थे उसमें। प्रैक्टिकली स्पेक्ट्रम वाज लाइन स्पेक्ट्रम विद डार्क बैंड्स, डार्क बैंड भी थे, ठीक है। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन ना कर सका। व्हाट इज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी? प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, देखिए आप, प्लैंक क्वांटम थ्योरी फर्स्ट पॉइंट क्या था, रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएंट, जो एनर्जी रेडिएट होती है, निकलती है, इज इमिटेड, रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली, डिसकंटिन्यूअसली, वो डिसकंटिन्यूअसली निकलती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, स्मॉल पॉकेट, पैकेट्स के फॉर्म में स्मॉल पैकेट आते हैं। एनर्जी जो निकलती है वो डिसकंटिन्यूअसली का मतलब एक के पीछे एक पूंछ पकड़ के लगातार जो निकल रही है ना, ऐसा नहीं, एक आ गया पैकेट, फिर दूसरा आ गया, जैसे बंदूक से गोली छूटती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस टाइप से, इस टाइप से करके डिसकंटिन्यूअसली बोलते हैं उसे, ठीक है। एनर्जी निकलती है, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड होती है या एब्जॉर्ब होती है डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड क्वांटा, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, क्वांटम कहते हैं या फोटोन कहते हैं, ये नाम होते हैं इसके तरफ, ठीक। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम, जो क्वांटम के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ई इसका टू प्रोपोर्शनलिटी, इसको हटाने के लिए एच आ गया, एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये जो न्यू है ना, न्यू, इसकी जगह, न्यू की जगह हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, इस न्यू की जगह सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ, तो ई इसका टू फार्मूला हो गया एस सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, थर्ड पॉइंट, ए बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब, एक बॉडी जो होती है इमिट कर सकती है, निकाल सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, जो क्वांटम की एनर्जी होती है एच न्यू, क्वांटम एच न्यू, उसके इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n टाइम्स, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल का मतलब 1 2 3 4 से होता है, तो n एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी, जबकि n इसको टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो जाएगा। इंटीग्रल से इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये हो गया,
ये है मल्टीपल, देखो इनटू, और इंटीग्रल का मतलब 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन 3.3 के। राइट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लिखनी है हमने कि डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम है, उसकी क्या हाइपोथेसिस थी। उसने एक रूल दिया था डी ब्रॉगली ने, वो एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का मतलब सॉलिड लिक्विड वगैरह जो होते हैं, ये चीज हो गई। और जो है नेचर मतलब ड्वेल का मतलब जो होता है वेव कैरेक्टर भी होता है उनमें, पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है कि मतलब पार्टिकल तो है ही है, वेव भी है, वेव कैरेक्टर भी है इस टाइप से, तो उसको एक्सप्लेन करना है। ये डी ब्रॉगली ने ही बताया था। डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया था कि मैटर हैज, मैटर रखते हैं, ये हमने कहा सॉलिड लिक्विड वगैरह, ये मैटर हैज ड्यूअल कैरेक्टर रखते हैं ये। मतलब समझो आप, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो था पार्टिकल, तो वो क्या हुआ, मैटर हुआ। हैज ड्यूअल कैरेक्टर, वो ड्यूअल कैरेक्टर रखते हैं, मींस मतलब बता रहा है उसका वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर भी होता है उनमें, मतलब वो वेव की तरह भी करते हैं मूव, और वो तो होता ही है पार्टिकल, ठीक है ना, इकट्ठा कैरेक्टर होता है उसके अंदर। बोर थ्योरी इसी वजह से फेल हुई थी, बोर थ्योरी जो फेल हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, बोर थ्योरी फेल। ठीक है, कि वेव कैरेक्टर बताना उसने वो नहीं करा, तो इसने बताया वेव कैरेक्टर भी होता है। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल ऑफ मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, वेवलेंथ जो है वेव की जो एसोसिएटेड है किसके साथ, पार्टिकल के साथ, वो कितनी मान ली आपने, लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू, इसने फॉर्मूला दिया था h/mv होता है। केवल जो है आप समझ लें हाइपोथेसिस इसकी केवल इतनी सी है कि उसने बताया था कि मैटर हैज ड्यूअल कैरेक्टर, मींस वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर, मतलब वेव कैरेक्टर भी रखता है और पार्टिकल भी कैरेक्टर भी रखता है। ठीक है ना, ये हो गया ड्यूअल नेचर। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया h/mv। m जो है क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, h है प्लैंक कांस्टेंट, एंड v जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और जो है इस mv को हम ये भी कह सकते हैं p, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, mv को, तो h/p हो गया, h प्लैंक कांस्टेंट हो गया। ठीक, कंप्लीट हो गया। राइट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताना है। ठीक, अनसर्टेनिटी होती है, गिव इट्स सिग्निफिकेंस, तो उसका सिग्निफिकेंस भी बताओ। इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल है टू डिटरमाइन, ज्ञात करना, बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम, किस को, पोजीशन एंड मोमेंटम को, मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी ले सकते हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल, स्मॉल मूविंग पार्टिकल का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ, ये सिमल्टेनियसली जो है इसका मतलब साथ साथ हुआ या एक साथ। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम। इसने बताया हाइजेनबर्ग ने कि किसी पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम या वेलोसिटी, कह दो पोजीशन एंड वेलोसिटी, एक साथ ज्ञात नहीं की जा सकती, ये कह दो स्मॉल मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियस, एक साथ या साथ साथ पोजीशन एंड मोमेंटम साथ साथ नहीं निकाले जा सकते। बस किसी थ्योरी थी इसकी। ठीक, और ये समझ लेना विद एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली विद एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट सर्टेनिटी के साथ जो है नहीं निकाली जा सकती। ठीक, मैथमेटिकली डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू होता है h/4π। डेल्टा पी जो है इसको आप डेल्टा पी को m इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू डेल्टा एक्स h/4π, ये भी कर सकते हैं। ये है ना डेल्टा पी, m इंटू डेल्टा वी कर दिया, मास इंटू
चेंज इन वेलोसिटी मीन्स अनसर्टेनिटी हो गई वेलोसिटी में। तो एच हो गया है प्लैंक कांस्टेंट। डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आएगी, डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा आपको या कमी आएगी, वो है अनसर्टेनिटी, कमी मोमेंटम में। और डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी वो है अनसर्टेनिटी, मतलब कमी, पोजीशन में अंतर, कुछ भी कह दो आप, वो है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस रूल का? जो ये रूल दिया इसने, ये है इट रूल्स आउट। रूल्स आउट का मतलब इसने फेल कर दिया। किस चीज को फेल कर दिया? रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स का और अदर सिमिलर पार्टिकल्स के डेफिनेट पाथ को, ठीक है, ये बताया गया था ना कि ऐसे रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, तो उसको डेफिनेट पाथ होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एग्जैक्ट पाथ पे वो नहीं होता। इस बात को फेल कर दिया, रूल्स आउट कर दिया है। आगे, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट स्टे इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में, एटम की न्यूक्लियस में नहीं रह सकते। इस स्टेटमेंट को भी इट इजीली फॉलोज बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बात अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूव हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट स्टे इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, कि एटम की न्यूक्लियस में नहीं रह सकते। ये तो इसके सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब हिंदी में महत्व होता है, महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस या महत्व कह दो। ठीक हो गया? ये करें आप अगला क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन देखिए अब आप। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये बताना है। व्हेन लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, व्हेन लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन सम मेटल, किसी मेटल पर गिरती है, ठीक है, फॉल होती है मतलब गिरती है। देखो ये कोई मेटल है, इसके ऊपर लाइट जो है फॉल कर रही है, देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो वो जो एनर्जी होती है लाइट की, वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। जो इसके मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट, उनके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड एज ए रिजल्ट, जिससे दे गेट एक्साइटेड, वे एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे, एंड कम आउट द सरफेस ऑफ द मेटल। और वो क्या आ जाते हैं? कम आउट टू द, कम आउट टू सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल पे आ जाते हैं, मतलब एक्साइट हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, ऊपर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, मेटल की सरफेस पे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे ऊपर आकर के, मतलब हुआ क्या, ये कोई मेटल है, ठीक है, इस पर आपने हाई फ्रीक्वेंसी की क्या गिरी, कोई लाइट, लाइट डाली हाई फ्रीक्वेंसी वाली, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, उनके द्वारा एब्जॉर्ब, एटम होंगे, एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, और एक्साइट होकर के वो क्या हो जाएंगे, जो दूसरे ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है जिससे अलग होगा, जिस एटम से, कोई एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जैसे मान लीजिए Na ही है, Na के अंदर आपको पता है 28111 होता है इसका एटॉमिक नंबर, Na का एटॉमिक नंबर 11, 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जब Na से अलग होगा तो इस Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला, ये जब अलग हो जाएगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो Na के ऊपर प्लस चार्ज छोड़ जाएगा। तो होगा क्या, ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज Na एटम प्लस चार्ज के फॉर्म में होगा। ऐसे बहुत सारे होंगे Na एटम, तो वो सब जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे नीचे को। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के बाहर आएगा तो वो जो प्लस आयन होगा, प्लस, ये प्लस वाला, ये उसे खींचेगा, अट्रैक्शन में होंगे उसके। तो जब खींचेगा कुछ एनर्जी सरफेस पे आने तक वेस्ट हो जाएगी, जैसे हमने बोल दिया वर्क फंक्शन,
वर्क फंक्शन के नाम से बोला। देखो क्या कह रहा है आगे आप, और जो कुछ एनर्जी जैसे मान लीजिए 5 जूल एनर्जी आई थी जो इसने एब्जॉर्ब करी इलेक्ट्रॉन में, 3 जूल मान लो वेस्ट हो गई वर्क फंक्शन के फॉर्म में, यहाँ से यहाँ तक आने में, हटो हटो करने में, अट्रैक्शन को वो करने में खत्म, कुछ वेस्ट हो गई W 3 जूल। तो जो रिमेनिंग एनर्जी रही कितनी जूल बची, 2 जूल, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 2 जूल। 2 जूल इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये बाहर आके फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया है, इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से भाग जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वेलोसिटी मिल जाएगी इसे। क्लियर होती है बात। तो फिर देखें, व्हेन लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, जब लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी फॉल करती है ऑन सम मेटल, देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एज ए रिजल्ट दे गेट एक्साइटेड हो जाते हैं एंड कम आउट टू द सरफेस ऑफ मेटल। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को। लेट, अब ये इसका एक फॉर्मूला है, बता रहा है, लेट फोटोन ऑफ द एनर्जी एच न्यू। ये जो ऊपर से आते हैं, हमने आपको बताया ये आती क्या चीज है, लाइट को आपको पता है फोटोन होते हैं, लाइट के अंदर फोटोन होते हैं, मतलब एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, उसके लाइट के अंदर एनर्जी के पैकेट्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा या क्वांटम। तो एच न्यू एनर्जी होती है एक फोटोन के पास, एच न्यू। ठीक है, तो वो एनर्जी आई, आकर के इस पर पड़ा तो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर अगला फोटोन दूसरा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, इस टाइप से करके तो एब्जॉर्ब करी, और कुछ एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में वेस्ट हो गई। इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटोन। लेट ए फोटोन ऑफ द एनर्जी एच न्यू, क्या फोटोन ऑफ द एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन द मेटल, एक मेटल पर पड़ती है। लेट ए फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया ऑफ मेटल। सम एनर्जी W, जिसे बोल रहे हैं W, ठीक है, इज स्पेंट हो जाती है अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल के पास। हमने अभी आपको बताया था एन का लेके एग्जांपल, कि कुछ एनर्जी जो है अट्रैक्शन की वजह से वेस्ट हो जाती है मेटल। रिमेनिंग एनर्जी ई के जो बचती है, वर्क्स एज ए काइनेटिक एनर्जी की तरह वर्क करती है, टू मूव फ्रॉम द सरफेस से मूव करने के लिए। ठीक है, सरफेस से मूव करने के लिए ई की एनर्जी बचेगी। इसका मतलब W प्लस ई के मिलकर के दोनों एच न्यू के बराबर हो गई। एच न्यू भी एनर्जी है, तो एच न्यू इसका तो कितना हो गया, W प्लस ई के, ये भी एनर्जी। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, एच न्यू जो इंसिडेंट एनर्जी है वो है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वो है। ठीक है, W क्या बताया, वर्क फंक्शन को फिर हमने इसको W को कह दिया H इंटू न्यू नॉट या न्यू जीरो, H न्यू जीरो। ठीक, न्यू जीरो क्या चीज है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू जीरो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बोलोगे ये क्या भला होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे ना ये समझो ये मेटल है, ठीक है, हर जो मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि ये एक्साइट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ये नहीं कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी हुई तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ना, एब्जॉर्ब तो होगी लेकिन यहीं पर फुस होकर रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, कोई इसके अंदर वो नहीं हो पाएगा। वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी होती है जिससे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे कि ये एक्साइट हो सकता है। ठीक है, मेटल से बाहर आ सकता है, समझो आप, मेटल से बाहर आने के लिए, इस मेटल से बाहर आने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी होगी सही तो एच न्यू ठीक हो जाएगा, जब एच न्यू ठीक होगा तो एनर्जी ठीक होगी, उससे ये बाहर आ जाएगा निकल करके, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो हो गई। अब न्यू आपको पता है, न्यू का तो क्या होता है C अपॉन लैम्डा, तो इसकी जगह न्यू नॉट की जगह लिख दिया, न्यू जीरो की जगह C अपॉन लैम्डा जीरो। लैम्डा जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसे जैसे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था,
इसे कह दिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बोलोगे ये क्या होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लिख पाएंगे अभी हम डेफिनेशन उनने कहा है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड जब हमने इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बोला मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, फॉर कमिंग आउट द मेटल, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम। जब इसको बोला मिनिमम थ्रेशोल्ड तो इसको मैक्सिमम बोलेंगे क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना न्यू नॉट सी अपॉन लैम्डा, तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब इसको मिनिमम बोला इसे बोलेंगे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कह दो या मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई उसी के लिए आने के लिए मेटल से बाहर आने के लिए, ठीक। ये हो गया, ये तो W। अब E के पे आ जाओ। E के हाफ एम बी स्क्वायर होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगा निकल करके फोटो इलेक्ट्रॉन, और हाफ एम बी स्क्वायर को हम जो है E V0 भी बोल देते हैं। यहाँ पोटेंशियल वाला V है, पोटेंशियल वाला, ठीक। E V0 कहा है, V0 है कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल को भी बताते हैं अभी हम कि क्या चीज है ये, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। H = W + E के फार्मूला हो गया और ये इससे हो गया। अब इसको जो है हम डिफरेंट फॉर्म में करके रख सकते हैं। इस फार्मूले को आपने ध्यान रखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, डिपेंड। अब इसको समझ लें कट ऑफ पोटेंशियल क्या है। कट ऑफ पोटेंशियल जैसे मान लीजिए आपने ये सिस्टम है रखा हुआ है, आपने यहाँ पे इसके पास एक प्लेट लगा दी, प्लेट, ठीक है ना, ये प्लेट लगा दी हमने, प्लेट लगा दी, और इस प्लेट को हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसका कनेक्शन कर दिया ऐसे करके प्लेट का। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे यहाँ से सरफेस से, वो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देखो प्लस है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन एकदम अट्रैक्ट होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होकर इसमें करंट फ्लो करने लगेगी, इस प्लेट के थ्रू जो है यहाँ करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक। अब आपने इस प्लेट को, जो इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रही है प्लेट को, इसको दे दिया आपने कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस पोटेंशियल पर रख दी। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो इस माइनस प्लेट के द्वारा, जिस पे माइनस पोटेंशियल है प्लेट पे, रिपल कर दिए जाएंगे, ठीक है। रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, रिपल्सन हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसको आपने उतना पोटेंशियल दिया माइनस में कि जो है इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जो इस पे पहुंच रहे थे लगातार, एक भी ना पहुंचे, इतना दे दिया इसको पोटेंशियल प्लेट को, तो उसे बोलेंगे हम कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द अनदर प्लेट सो दैट करंट इन द सर्किट इज जीरो, करंट इन द सर्किट जीरो हो जाए। नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द अनदर प्लेट, दूसरी प्लेट को दे दिया, सो दैट द करंट इन द सर्किट इज जीरो। क्लियर है बात, ये हो गया। अब इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसे साफ कर देते हैं। वर्क फंक्शन के बारे में बताते हैं पहले। वर्क फंक्शन W, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन टू द सरफेस ऑफ मेटल अगेंस्ट अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन। ये हमने आपको बताया भी था क्या कि जब फोटोन जो है मेटल पे गिरे तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो गए। इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब होने पर क्या होता है, कुछ जो है हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो उस इलेक्ट्रॉन को, जिसने एब्जॉर्ब किया फोटोन को, सरफेस तक लेके आता है, ठीक है ना। कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, ये समझो आप। किससे, अट्रैक्शन जो होता है ये अगेंस्ट द, कह रहा है अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन, ये समझाया था अभी आपको हमने। इट इज डिनोटेड बाय W, इसे W से डिनोट करते हैं। W = H न्यू नॉट यानी Hc अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। न्यू नॉट की जगह C अपॉन लैम्डा नॉट लिख दिया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है यानी फोटोन है, उसकी मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी जो कैपेबल हो ऑफ इमिटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, मेटल से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में, ठीक, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मिनिमम होती है। इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, न्यू नॉट = C अपॉन लैम्डा नॉट होता है। लैम्डा नॉट C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ,
अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखें, मैक्सिमम वेवलेंथ देखो, इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, इसके अंदर मैक्सिमम वेवलेंथ का रहा, वही डेफिनेशन है बिल्कुल। देखो maximum wavelength of the incident light capable of emitting electron from metal is called threshold wavelength. It is denoted by lambda. lambda नॉट से डिनोट कर दिया। ठीक है, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो हमारे वीडियो हों आप तक एकदम पहुंच सके। इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।